Hello friends, this is Sakshi and you on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं ग्रेड 9 सोशल साइंस का हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसे रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रांस में हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो बेसिक आइडियाज़ थे वो तीन ही थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी आखिरकार ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। नाउ अ डेज वी हैव थॉट्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी अराउंड अस, यानी आज जितने हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबके सोच विचार जो है उनमें ये तीन आइडियाज़ मेन होते हैं कि उनके पास लिबर्टी होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। And like everything has its own history, same way even these idea have their own history। हम हर चीज़ की कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, ये बात हमने पढ़ी है। तो ये जो आइडियाज़ हैं फ्रीडम के, इक्वालिटी के और लिबर्टी के, इनकी भी कुछ हिस्ट्री है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये उसी हिस्ट्री का एक हिस्सा है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम इन फ्रांस, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांस में किस तरह से मोनार्की सिस्टम यानी जो राजा वाला सिस्टम था वो खत्म हुआ। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन अनाउंस द कमिंग ऑफ न्यू टाइम, यानी जब डिक्लेरेशन हुआ था राइट्स ऑफ मैन नाम की एक राइट का, तो उससे एक नए समय की आने की उन्हें सूचना मिल गई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज बेसिकली अ रेवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस किंग एंड क्वीन एंड इट्स कंडीशन। अब हम देखते हैं कि फ्रांस के राजा रानी कौन थे और क्या कंडीशंस थी फ्रांस की। लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस इन 1774, यानी लुइस 16 जो थे वो फ्रांस के राजा बने 1774 में, और उन्होंने मैरी एंटोइनेट से शादी की। पर जब वो राजा बने तो उन्हें एक एम्प्टी ट्रेजरी, यानी जब वो राजा बने थे उससे पहले ही जो राज्य का सारा खजाना था वो खाली था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स हैड ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी बहुत सालों तक उन्होंने लड़ाई की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलाने के लिए, और इसी वजह से उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जी थी वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो चुकी थी। क्योंकि जब भी हम बहुत लंबे समय तक कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हमें अपने कोर्ट को भी मेंटेन करना होता है, और साथ ही साथ जो सोल्जर्स हमने भेजे हैं उनका भी मेंटेनेंस होता है, उनको सैलरी भी देनी होती है। सो वॉर्स की वजह से ट्रेजर जी तो थी, उनकी जो ट्रेजरी थी वो खाली हो चुकी थी। द डेप्ट वॉज मोर देन 2 बिलियन लिवर्स, यानी डेप्ट यानी जो कर्जा था वो 2 बिलियन लिवर्स से भी ज़्यादा था। लिवर्स वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, और जो ये डेप्ट था उसका जो इंटरेस्ट था वो भी 10% था। इसीलिए ये राजा और रानी जो थे वो फोर्स हो गए, वो मजबूर हो गए कि उन्हें टैक्स अब बढ़ाने ही पड़ेंगे। तो फ्रांस यानी जब आज़ादी के पहले की बात जब हम पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले की बात, तो वहाँ पे स्टेट्स का डिवीज़न था, द 3 स्टेट्स, यानी पूरी सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया था। बिफोर द रेवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच पीपल वेयर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी इस रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रेंच के लोग थे उन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट जो था उसमें हमारे क्लर्जी आ जाते थे, यानी जो भी लोग चर्च में काम करते थे। सेकंड स्टेट जो था उसमें हमारी नोबेलिटी आ जाती थी, और जो थर्ड स्टेट था इसमें बचे कुछ कॉमन लोग आ जाते थे। ठीक है, लीगली द फर्स्ट 2 स्टेट्स इंजॉयड मेनी प्रिविलेज, और जो पहले के 2 स्टेट्स थे इन्हें बहुत सारी प्रिविलेज यानी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, इन्हें बाई बर्थ बहुत सारी प्रिविलेज मिलती थी। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और उस वक्त का टैक्स ही सबसे ज़्यादा हाई था। नाउ लेट्स सी द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने के लिए भी स्ट्रगल करना। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस 23 मिलियन इन 1715 एंड 28 मिलियन इन 1789, यानी अचानक से फ्रांस की पॉपुलेशन में बहुत बड़ी ग्रोथ आई। 1715 में उसकी पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, जबकि यही पॉपुलेशन 1789 में 28 मिलियन हो गई, यानी अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन का जो था इंक्रीमेंट आया। With the increase in the population, there was a sudden increase in the demand of food grains। हम जो आम इंसान हैं उनकी बेसिक नीड है खाना, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी।
पर जो प्रोडक्शन था वो इनफ नहीं था, ठीक है। यानी अगर डिमांड बढ़ रही है तो हमें प्रोडक्शन भी करना होगा, तभी तो हम लोगों की नीड को कंप्लीट कर पाएंगे। पर प्रोडक्शन को उन्होंने नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया और उतना बढ़ाना इनफ नहीं था। और यही कारण है कि जो ब्रेड का प्राइस था वो बढ़ गया। अब जो गरीब इंसान है वो उतना महंगा ब्रेड नहीं खा सकते थे और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। Workers were employed as laborers and their wages were fixed which could not keep pace with the rising prices। यानी जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉयड थे और जो लेबरर्स थे, उनकी सैलरी में भी कोई इंक्रीमेंट नहीं आया, क्योंकि अगर बाज़ार में ज़्यादा महंगाई है तो सैलरी में भी तो इंक्रीमेंट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। और इसी वजह से पुअर और रिच के बीच का जो गैप था वो बढ़ता चला गया। हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब वो कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे जीने के बेसिक टर्म्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स, उन पे भी खतरा आ जाए। तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरह ब्रेड के ऊपर कितनी ज़्यादा प्राइस थी उसकी। तो ब्रेड पे प्राइस बढ़ाने के बाद वहाँ की खेती में बैड हार्वेस्ट यानी अच्छी कटाई नहीं हुई। अब बैड हार्वेस्ट होगा तो क्या होगा, ग्रेन्स की कमी होगी। ग्रेन्स की कमी होगी तो इसी वजह से फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी आई। फूड प्राइसेस में बढ़ोतरी आई तो गरीब लोग उसे नहीं खरीद पाए, और गरीब लोग नहीं खरीद पाए तो वो कमज़ोर हो गए, और कमज़ोर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ और फिर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। नाउ लेट्स सी एंड टू प्रिविलेज, यानी किस तरह से जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेज दी गई थी वो किस तरह से ख़त्म हुई। इन 18th सेंचुरी अ न्यू क्लास ऑफ सोसाइटी इमर्ज्ड, यानी 18वीं शताब्दी में सोसाइटी में एक नया क्लास इमर्ज हुआ जिसको हम मिडिल क्लास कहते थे, जो कि जो हुए थे वो सिर्फ ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल से बने थे। With these people were lawyers and administrative officials that believed that no group of society should be given privilege by birth। और ये जो मिडिल क्लास था उसमें जो थे बहुत ही एजुकेटेड लोग थे, जैसे कि लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, और ये सारे लोगों ने लॉ की पढ़ाई की है और लॉ में किसी को भी बाई बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलती है। तो यही चीज़ उन्होंने भी बोली कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसे बाई बर्थ प्रिविलेज मिले। फिलोसफर्स एंड पीपल्स अपोजिंग विथ अदर विद द सेम फैक्टर, यानी जो फिलोसफर और लोग थे वो सब जो थे सेम फैक्टर में अपोज कर रहे थे। जॉन लॉके टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट सॉट टू रेफ्यूट द डॉक्ट्राइन एंड डिवाइन वेदर Jean-Jacques Rousseau proposed a form of government based on social contract of people and their representative, while Montesquieu was another philosopher who thought that spirit of laws and proposed a गवर्नमेंट विथ 3 डिवीजन्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी 3 लोगों थे, तीनों फिलोसफर्स की अलग अलग आइडियाज़ थे। जो जॉन लॉक थे वो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट के आइडिया को सपोर्ट करते थे। जो जीन जैक्स रोसियो थे वो ये मानते थे कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और जो भी लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव है उस तरह से हमें गवर्नमेंट चलाना चाहिए। जबकि जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्हीं की बात मानी गई। उन्होंने ऐसा बोला कि हमें स्पिरिट ऑफ लॉज फॉलो करना चाहिए और हमें गवर्नमेंट के 3 डिवीज़न बनाने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसके बारे में हमने 6th-7th क्लास में सिविक्स में पढ़ा है। Now let's see States General. Louis XVI wanted to increase taxes but it cannot be done by his will alone। यानी लुइस 16 जो थे, एक तो पहले इतना कर्जा था तो इन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर्जे को ख़त्म करने के लिए हम लोगों पे टैक्सेस को बढ़ा दिया जाते हैं, पर ये उनकी खुद की इच्छा से नहीं हो सकता था। इट नीड्स अ मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 3 स्टेट्स इन स्टेट्स जनरल, यानी स्टेट्स जनरल नाम की एक जगह थी। तो जब इन्हें टैक्स बढ़ाना था तो तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ मीटिंग करने के लिए बुलाया गया, और लास्ट टाइम जो ये हुई थी वो 1614 में हुई थी। On May 1789, Louis XVI called a meeting of the States General, यानी 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक मीटिंग बुलाई स्टेट्स की। फ्रॉम फर्स्ट 2 स्टेट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच वेयर प्रेजेंट, यानी जो पहले के 2 स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, हर एक में 300 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जबकि जो थर्ड स्टेट वाले थे वहाँ से 600 मेंबर्स आए थे, क्योंकि थर्ड स्टेट वालों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी और उन लोगों के पास 40,000 लेटर्स थे जो कि थर्ड स्टेट के लोगों ने उन्हें दिए थे। वोटिंग सिस्टम वॉज दैट ईच स्टेट वुड गिव 1 vote, सो 3 votes एंड देयर डिसीजन। यानी उस वक्त जो वोटिंग सिस्टम थी तो वो ऐसी थी कि हर एक स्टेट, पूरे कंप्लीट जो स्टेट है वो 1 वोट देगा,
ठीक है, तो इसलिए 3 वोट होती थी और इन्हीं 3 वोट के आधार पर डिसीजन लिया जाता था। But the third state demanded to the king for another voting system, that the voting be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. पर जो थर्ड स्टेट थी वो इस चीज़ को नहीं मानती थी। वो ऐसा बोलती थी कि आप गलत कर रहे हैं सरकार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पूरी कम्युनिटी को होल में नहीं रखना चाहिए, आपको पूरी असेंबली को होल में रखना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि हर एक मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। तो किंग ने इस बात को साफ इनकार कर दिया और इसी पे थर्ड स्टेट वाले गुस्सा आ गए और असेंबली से निकल के सीधा प्रोटेस्ट करने लग गए। नेशनल असेंबली ऑन 20 जून they declared themselves as National Assembly and had an oath not to disperse till they draft a constitution that would limit the monarch's power। यानी 20 जून को ये थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर की और एक ओथ ली, कसम खाई कि हम तब तक नहीं कुछ करेंगे जब तक हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जिसमें हम मोनार्क के पावर को लिमिट नहीं करते। और ये जो था ये नेशनल असेंबली ये 2 लोगों के द्वारा लेड की गई थी। एक थी मीरा बिहू जो कि नोबल थी, नोबल स्टेट से बिलोंग करती थी, और एक अब्बे साइज जो कि क्लर्जी स्टेट से बिलोंग करते थे। When the assembly was preparing the constitution, the people were very angry but quiet, and they became violent near the bread selling bakeries, and the army bursted into the city। यानी जब ये लोग ये जो असेंबली थी नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, पर फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा नहीं दिखाया और शांत रहे। द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म द बैस्टिले। यानी बैस्टिले एक जगह थी फ्रांस में, तो इस पूरी भीड़ से बैस्टिले को बहुत ज़्यादा झटका लगा। Rumors were spread in the countryside that Manus had hired brigands who were destroying ripe crops। यानी बहुत सारी अफवाहें फैल गई गाँवों में कि जो हमारे राजा हैं उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है ताकि जो क्रॉप्स पकी हैं उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर सके। अब जब लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि हमने इतनी मुश्किल से किया है और राजा इन्हें ऐसे कैसे कर सकता है, तो फिर लोगों ने क्या किया कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ठीक है, और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें सारे ड्यूज़ के रिकॉर्ड्स थे उन्हें जला दिया। एट लास्ट द किंग एक्सेप्टेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द एक्स्ट्रा प्रिविलेज वेयर अबॉलिश्ड एंड चर्च लैंड वॉज ऑल्सो डिनीड। यानी जब ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन तो जो राजा थे उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया और ये रूल भी बना दिया कि सारे जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज हमने पहले दिए थे वो सब खत्म होते हैं और चर्च के लिए भी जो लैंड हमने दी थी वो भी वो छीन लेते हैं। नाउ लेट्स सी रिवॉल्ट स्टार्ट्स इज द बैस्टिले। यानी बैस्टिले में किस तरह से रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। बैस्टिले स्टॉर्म, पीपल्स मिलिटिया अटैक द फोर्टिफाइड बिल्डिंग प्रिजन। यानी जो लोगों की पूरी ग्रुप थी उन्होंने बैस्टिले के जो प्रिजन था वहाँ पे अटैक कर दिया। When they hope to get a secret stored bullets and cells, क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पे बहुत सारे बुलेट्स और सेल्स छुपा के रखे होंगे और वो जो बुलेट्स और सेल्स है वो हमारे ही काम आएगी युद्ध में। They killed the commander of the Bastille and prisoners were released and Bastille was destructed। यानी जो भी वहाँ का कमांडर था उन्हें उन्होंने मार दिया और जो जेल में थे लोग उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और इस तरह से पूरे बैस्टिले को एकदम डिस्ट्रॉय करके रख दिया। नाउ लेट्स सी हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी किस तरह से फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। यानी 50% तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास राइट्स है पर 50% अभी भी मोनार्की का रूल है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। यानी जो नेशनल असेंबली थी थर्ड स्टेट्स की उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1791 में कंप्लीट कर लिया। उसने गवर्नमेंट को 3 डिवीजन्स में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। The active citizens elects electors and the electors elect national assembly that controls king as well as ministers। यानी जो भी एक्टिव सिटीजन्स थे वो इलेक्टर्स को चूज़ करते थे और फिर यही इलेक्टर्स जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे और यही मेंबर्स जो थे वो किंग और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट। यानी जो इंसान सिर्फ 25 साल के ऊपर के थे वो भी सिर्फ मैन नॉट वुमेन। तो ये जो वुमेन्स 25 ईयर्स से अबव थे उन्हीं के पास सिर्फ वोट करने का अधिकार था। To qualify as an elector and then as the member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers। यानी किसी को भी अगर इलेक्टर को चूज़ करना है या फिर खुद नेशनल असेंबली का पार्ट बनना है तो उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था।
नाउ लेट्स सी अनदर थिंग। अभी हमने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी जो थी वो जज थी, उस जुडिशरी में जज आते थे। एग्जीक्यूटिव जो था वहाँ पे किंग और मिनिस्टर्स आते थे, जबकि जो लेजिस्लेचर था उसमें नेशनल असेंबली और साथ ही साथ इलेक्टर्स होते थे। नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स थे, जबकि जो इलेक्टर्स थे वो 50,000 मैन थे। अब हम और कुछ देखते हैं। जो जज होता था उन्हें वोट करते थे हमारे एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। अब ये जो किंग था, ये जो नेशनल असेंबली थी, ये किंग को कंट्रोल करती थी और यही मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करती थी। अब 2 टर्म्स और आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, वो है एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीजन्स वो थे जिन्हें वोट करने का अधिकार था। टोटल पॉपुलेशन 28 मिलियन की थी, तो उसमें से सिर्फ 4 मिलियन लोग जो थे वो एक्टिव सिटीजन्स थे, बाकी के 24 मिलियन वेयर पैसिव सिटीजन्स। तो पैसिव सिटीजन्स वो थे जिनके पास वोटिंग राइट नहीं थे। When National Assembly accepted abolishing the feudal system of obligation and taxes, यानी नेशनल असेंबली ने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया। सबसे पहला कि जो भी वो फ्यूडल सिस्टम है उसको बंद कर देगी। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज, यानी जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उन्हें भी फोर्स किया गया कि जो भी आपको प्रिविलेज मिले थे वो आप वापस कीजिए। टीथे नाम का जो एक टैक्स था उसे अबॉलिश कर दिया गया, और जो भी ज़मीन चर्च को दी गई थी उसे भी छीन लिया गया। और मुनार की जो पावर थी उसे कंट्रोल में कर लिया नेशनल असेंबली ने। पावर सेपरेटेड, पावर को सेपरेट किया उन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। जिन लोगों के पास वोट करने का अधिकार था वो एक्टिव सिटीजन कहलाते थे, और जिनके पास नहीं था वो पैसिव सिटीजन कहलाते थे। नाउ लेट्स सी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स, यानी एक इस तरह का एक राइट था, उसका कैसे डिक्लेयर हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड द सिटीजन्स, राइट्स लाइक राइट टू लिव लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights। यानी एक राइट था जो कि था जिसका नाम था डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। जब ये लागू हुआ तो इससे लोगों को बहुत सारे अधिकार मिल गए कि उन्हें जीने का हक है, अपने स्पीच को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, लॉ के साथ आगे सब इक्वल है। इस तरह से बहुत सारे राइट्स उन्हें मिले। फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, अभी हमने देखा पिछले पेज पे कि मोनार्की जो थी वो 50% थी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल थी वो भी 50% थी। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह फ्रांस ने पूरी तरह से मोनार्की को ख़त्म कर दिया और एक रिपब्लिक बन गया। Although Louis XVI had signed the constitution, the situation in France continued to be tense during the following years। यानी लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया, फिर भी जो फ्रांस की हालत थी वो कुछ हालों तक टेंशन के लायक बनी थी। लुई 16 एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोटिएशन विद किंग ऑफ प्रूशिया, यानी छुपके छुपके जो लुई 16 थे उन्होंने प्रूशिया के राजा से बात चलाई। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वेयर वरीड बाय द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, यानी फ्रांस में इतनी सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी तो आसपास वाले जितने भी कंट्रीज़ थे वो सब वरी हो गए थे कि फ्रांस इतना डेवलप कैसे हो रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम ट्रूप्स को भेजते हैं और ये देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या चल रहा है। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria। यानी ये जो लोग ट्रूप्स भेजते उससे पहले ही जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने वोटिंग की और अप्रैल 1792 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर करेंगे। हज़ारों वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन की। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। एरिस्टोक्रेसीज का मतलब होता है हाईएस्ट क्लास इन द सोसाइटी। तो उन्होंने ये समझा कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई हम राजा और हाई क्लास हाई सोसाइटी वाले लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। Marcellus, composed by the poet Roget D.L. Eisel, it was sung for the first time by volunteers from Marcellus as they marched into Paris। यानी जब इन्होंने सोचा था कि ये प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर करेंगे तो मार्शलिस नाम का एक सॉन्ग जो है वो कंपोज हुआ था बाय रॉगेट D.L. आयल। तो ये जो गाना था ये पहली बार गाया गया था वॉलंटियर्स के द्वारा जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे। और अब जो ये मार्शलिस है ये जो है वो अब फ्रांस का नेशनल एंथम है। Now let's see political clubs. Political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of action.
अब सब लोगों को तो ये राइट नहीं था कि सब तो एक्टिव सिटीजन्स नहीं थे, सब तो टैक्स पेयर्स नहीं थे जो कि उन्हें मतलब ये राइट मिले कि वो फ्रांस के में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा सके। इसीलिए एक और तरीका ये था कि लोग रैली करते थे और पॉलिटिकल क्लब्स बनाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन्स। तो इन्हीं क्लब्स में से एक सबसे सक्सेसफुल क्लब जो था वो जैकोबिन का क्लब था, जिसको नाम मिला था सेंट जैकब जो कि पेरिस में था, उनके नाम से मिला था। वुमेन जो थी वो भी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी और उन्होंने खुद के भी क्लब्स बनाए थे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जैकोबिन क्लब के बारे में। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो ज़्यादातर सोसाइटी के कम प्रॉस्परस यानी जो ज़्यादा अमीर नहीं होते थे, कम अमीर होते थे, उन सेक्शन से बिलोंग करती थी। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स। यानी जो ये थी उसमें जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते थे, कुछ प्रिंटर मेकर्स होते थे, कुछ वॉच मेकर्स होते थे, यानी जो नॉर्मल लोग होते थे वो इसमें आते थे। अब ये जो जैकोबिन क्लब है इनका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज worn बाय डॉक वर्कर्स। यानी बहुत जैकोबिन्स का जो बड़ा सा ग्रुप था उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लंबे स्ट्रिप वाले ट्राउजर्स पहनेंगे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्स अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे ताकि वो सोसाइटी के फैशनेबल सेक्शन से अलग रख सके अपने आप को, स्पेशली नोबल्स जो कि नी ब्रीचेस पहनते थे। नी ब्रीचेस का मतलब जो छोटे छोटे ट्राउजर्स होते हैं, नी तक होते हैं, वो होते हैं नी ब्रीचेस। Now let's see sans-culottes. These Jacobins came to be known as the sans-culottes. यानी यही जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे जैकोबिन्स, उन्हीं को बाद में सैंस-कुलोटिस के नाम से जाने लगा। और इसका लिटरली मीनिंग होता है वो लोग जो कि नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं। सैंस-कुलोटिस men wore in addition the red cap that symbolized liberty. अब जो सैंस-कुलोटिस यानी जो जैकोबिन्स थे वो एक रेड कैप भी लगा लेते थे जिससे वो लिबर्टी को सिम्बलाइज करते थे। वुमेन हाउएवर वे आर नॉट अलाउड टू डू सो। पर जो वुमेन्स थी उनको ये सब करने का अधिकार नहीं था। अब यहाँ पे एक सैंस-कुलोटिस का कबल का आपको पिक्चर दिया हुआ है। अटैक ऑन द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। यानी ट्यूलरीज के महल पे कैसे अटैक हुआ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द ट्यूलरीज। यानी अगस्त 10 की सुबह को उन्होंने ट्यूलरीज के प्लेस पे हमला कर दिया। उन्होंने किंग के गार्ड्स को भी मैस्कर कर दिया और अपने आप को होस्टेज डिक्लेयर कर दिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली ने सोचा कि जो पूरी रॉयल फैमिली है इन्होंने हमें बहुत सताया है, इन्हें हम जेल में डाल देते हैं। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। लुइस 16 जो फ्रांस का राजा था उसे कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दी ट्रीजन के चार्ज में। 21 जनवरी 1793 को उनको पूरे पब्लिक के सामने उनका एग्जीक्यूट यानी कि जो हमारे यहाँ जैसे फांसी होती है तो वहाँ पे एग्जीक्यूशन किया जाता है। 2 ब्लेड्स होती हैं, उनके बीच इंसान का सर रख के काट दिया जाता है। द क्वीन मैरी एंटोइंटे मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। और कुछ ही समय बाद मैरी एंटोइंटे के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसे भी मार दिया गया। नाउ लेट्स सी द रेन ऑफ टेरर। रेन का मतलब होता है पीरियड और टेरर का मतलब होता है डर, यानी डर का समय। द पीरियड ऑफ फियर। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर्ड अस रेन ऑफ टेरर। यानी 1793 से लेकर 1794 का समय जो है उसे रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। यानी रॉबेस्पियर जो था वो जब वहाँ का मेन लीडर बन गया तो फिर उसने जो है बहुत सारा कंट्रोल कर लिया और बहुत सारी पनिशमेंट देने लगा। छोटी छोटी बातों पे भी वो बहुत कड़े पनिशमेंट्स देता था। ही वॉज टू क्रूअल और बहुत ज़्यादा रूड वो हो चुका था। ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic। यानी जिस भी लोगों को उसने समझा कि ये इस लोकतांत्रिक देश के एनिमीज़ है उसको उन्हें सज़ा दिला दी। जैसे कि जो पुराने नोबल्स थे, पुराने क्लर्जी थे, अब वो तो दुश्मन ही हो गए उनके और पहले ये उन्हें नीचा नहीं दिखा सकते थे और अब इनके पास राइट था। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने एक एक करके सबको सज़ा सुना दिया।
और यहाँ तक कि उसने अपने पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को भी सज़ा सुना दी, ठीक है, अपनी पार्टी के लोगों के साथ। यानी इस तरह से बहुत सारे उसने मेथड्स किए, जैसे कि उन्हें अरेस्ट कर दिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, कोर्ट में भेज दिया गया, और कोर्ट में अगर उन्हें गिल्टी फाइंड कर दिया गया तो उन्हें गुलोटाइन कर देते थे। यानी अभी जो मैंने बताया, ब्लेड्स के बीच में रख के उनका सर काट दिया जाता था। Now let's see what is the guillotine. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. Beheaded का मतलब होता है उसका सर धड़ से अलग कर देना। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो ब्लेड्स होते हैं और एक पोल होता है जिससे एक इंसान का गला काट दिया जाता है। और इस डिवाइस को डिस्कवर किया था डॉक्टर गुलोटिन ने, इसीलिए उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है। नाउ लेट्स सी व्हाट वाज द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने सिर्फ मेंस का रोल पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें वुमेन्स का क्या रोल था। इनग्रेविंग ऑफ द वुमेन्स मार्च ऑन वर्सेलिस। द पैलेस ऑफ वर्सेलिस, यानी वर्सेलिस में जो महल था उसके बारे में दिया गया है। The king and queen of France lived in luxury and splendor at the magnificent palace of Versailles outside of Paris। यानी जो राजा और रानी थे फ्रांस के, यानी कि जो लुइस 16 और मैरी एंटोइनेट थे, वो बहुत ही शान शौकत से ज़िंदगी जी रहे थे। उन्हें लोगों के दुखों से कोई मतलब नहीं था और वो ऐसी जगह पर रह रहे थे जो कि पेरिस के एकदम दूर था, ताकि वो बाकी की दुनिया से एकदम दूर रहे और ख़ुद अच्छी सी ज़िंदगी जी सके। नाउ लेट्स सी द कंडीशन ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की क्या कंडीशन थी। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। यानी बहुत सारी जो औरतें थी थर्ड स्टेट के लिए, उन्हें जीने के लिए, अपने जीने के लिए उनके कुछ खर्चे होते थे और खर्चे उठाने के लिए उन्हें कमाना पड़ता था, काम करना पड़ता था। वो सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेसेस, इन सब के रूप में काम करती थी। फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बेचती थी मार्केट में, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करती थी अमीर लोगों के घर पे। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। यानी ज़्यादातर वुमेन्स जो थी उन्हें पढ़ाई के लिए एक्सेस नहीं था और साथ ही साथ जॉब की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी। सिर्फ जो नॉबल्स या थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे उनकी बेटियों को ही पढ़ने का मौका मिला जाता था। वुमेन पॉलिटिकल क्लब्स एंड देयर डिमांड्स। अब हम देखते हैं कि किस तरह वुमेन के पॉलिटिकल क्लब्स बने और उनके क्या क्या डिमांड्स थे। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। और उनमें से सबसे फेमस जो था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वुमेन वेयर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens। यानी वुमेन जो थी वो जो 1791 में नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने बनाई थी, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उससे भी डिसअपॉइंटेड थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आती थी। क्योंकि एक्टिव सिटीजन सिर्फ वही थे जो कि 25 प्लस हो और साथ ही साथ वो मैन हो। तो अब उनमें तो लेडीज़ आती नहीं है, इसलिए उन्हें पैसिव बना दिया, इसलिए वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से डिसअपॉइंटेड थी। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। यानी उनका जो मेन डिमांड था वो ये था कि जो पॉलिटिकल राइट्स मैन को मिलते हैं वही वुमेन को भी मिलने चाहिए। वो राइट टू वोट मांगती थी। वो ये भी मानती थी कि हमको भी इलेक्शन में इलेक्ट किया जाए और हम भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करें। द स्टेट स्कूल्स वेयर क्रिएटेड, स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। वो ये भी मानती थी कि स्टेट के स्कूल्स बनने चाहिए जिसमें सारी गर्ल्स को कंपलसरी है जाना। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और ये भी चाहती थी कि जो उनके फादर है वो उनकी इच्छा के बिना उनकी शादी नहीं करा सकते। मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इंटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। इसीलिए मैरिज जो है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बना दिया गया। डिवोर्स जो था उसको लीगल कर दिया गया और पहले सिर्फ मैन इसके लिए अप्लाई कर सकते थे, पर बाद में वुमेन भी कर सकती थी। वुमेन जो है वो उसके बाद जॉब के लिए भी ट्रेनिंग कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और साथ ही साथ छोटा मोटा बिजनेस भी संभाल सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यूड। पर वुमेन का जो स्ट्रगल था इक्वल बराबरी का हक के लिए वो आज भी चलता रहा। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। यानी आखिरकार उन्हें 1946 में वोट का अधिकार मिल गया। नाउ लेट्स सी ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो ट्रायंगुलर में क्या होता है,
ट्रायंगल शेप, और ट्रायंगल में क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज़ को ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब उसमें 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी 3 कंट्रीज शामिल थी। द कॉलोनीज ऑफ द कैरेबियन, यानी कैरेबियन की जितनी भी कॉलोनीज़ थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ पे जो भी तम्बाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी था, सबका सप्लाई यहीं से होता था। The reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands means a shortage of labor on the प्लांटेशंस, यानी यूरोपियंस लोग जो ज़्यादातर थे वो वहाँ पे काम नहीं करते थे, वो कहीं और दूर चले जाते थे, तो इस वजह से उन्हें लेबर भी चाहिए, और इसी वजह से लेबर के लिए उन्होंने एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकाज़ के बीच में। 3 कंट्रीज़ हैं, 3 मीन्स 3, और इसीलिए ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है। अब ये जो स्लेव ट्रेड हुआ ये 17वीं सदी में शुरुआत हुई इसकी। अब हम देखते हैं कि स्लेवरी जो था इसका किस तरह से अबॉलिशन, यानी इसका किस तरह से ख़त्म अंत हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वॉज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेश कॉलोनीज़, यानी जो जैकोबिन्स ने जो सबसे अच्छा काम किया था उनमें से एक ये था कि जो भी फ्रेंच कॉलोनीज़ थी उसमें उन्होंने स्लेवरी को इलीगल साबित कर दिया गया था। The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects including those in the colonies, यानी बहुत सारी डिबेट्स हुई थी इस बात पे कि ये जो कॉलोनीज़ में हम कर रहे हैं ये सही है या गलत, मैन के राइट्स को क्या हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, पर कोई भी लॉज इन्होंने पास नहीं किए, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेस मैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, और ये उन्होंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि जो भी ये स्लेव ट्रेड के मालिक होते थे वो तो प्रॉस्पेरस ही होते होंगे और वो उनके खिलाफ कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। पर लास्ट में जो कन्वेंशन हुआ 1794 में उसने सारे जो स्लेव्स थे उनको फ्री कर दिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से सेंसरशिप जो कुछ लोगों को मिलती थी उसका एबोलिशन हुआ। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, यानी एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि हुआ बैस्टिल में स्टॉर्मिंग के बाद, ठीक है, वो था कि किस तरह से सेंसरशिप का अबॉलिशन हो गया। सेंसरशिप का मतलब वो होता है कि जो भी मीडिया लिखती है वो सब जो है वो राजा के व्यूज़ पे डिपेंड करता है, तो सेंसरशिप का ख़त्म होना कि मतलब जो हम जो न्यूज़ देखते हैं वो बात हम तक सच्ची पहुंच रही है। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी जो पुरानी जो रूल्स थे उनमें ये था कि जो भी रिटन मटेरियल है जिससे बहुत सारे लोगों के दिमाग पे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बुक, न्यूज़पेपर और जो भी नाटक होते थे, इनको तभी पब्लिश किया जाए और तभी परफॉर्म किया जाए जब जो किंग के सेंसस है वो उनको अप्रूव कर दे, और बाद में इस सेंसरशिप के लॉ को अबॉलिश कर दिया गया। Now the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right। तो अब ये जो Declaration of Rights of Man हुआ इससे सारे लोगों को अपना natural right मिल गया। Newspapers, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside। यानी पहले जो थी न्यूज़पेपर्स बहुत ही लिमिटेड नंबर पे थी क्योंकि उनको जो थे राजा के सेंसस कंट्रोल करते थे, पर जैसे ही सेंसरशिप ख़त्म हुई इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। They all described and discussed the events and changes taking place in France, यानी उन सब ने जो थे जो भी फ्रांस में इवेंट्स हो रहे हैं उनको डिस्कस किए। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड, यानी जब प्रेस को फ्रीडम मिल गया इसका मतलब ये है कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से वो एक्सप्रेस कर पाएंगे, उसको साथ भी दे पाएंगे और अच्छी तरह से अपोज भी कर पाएंगे। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट की मदद से हम हर एक साइड को बदल सकते हैं। प्लेज सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे जो सॉन्ग्स हुए, प्लेज हुए, जिससे बहुत सारे लोग जो थे उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। दिस वे was one way that they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read, यानी बहुत सारे नए नए लिबर्टी और जस्टिस से रिलेटेड फिलोसोफर्स आए और उन्होंने बहुत लंबी लंबी टेक्स्ट बनाई। नाउ लेट्स सी द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, यानी किस तरह से नेपोलियन बोनापार्टे जो है उसका उदय हुआ।
द पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। यानी बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे फ्रांस के पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और किसी भी चीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं तो वो इंस्टेबल होता है। तो ठीक उसी तरह फ्रांस का जो पॉलिटिक्स था वो भी इंस्टेबल हो चुका था, और इसी वजह से नेपोलियन बोनापार्टे के उदय का समय आया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे जो था उसने फ्रांस का राजा बन गया अपने आप को। ही सेट आउट टू कॉन्क्वेर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, यानी फ्रांस पे कब्जा करने के बाद उसने ये सोचा कि आसपास की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ पे भी कब्जा कर लिया जाए, और उसने बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ को कवर कर लिया गया और ख़ुद के बड़े बड़े किंगडम्स बना दिए। अब इतनी सारी जगह थी, इसीलिए हर एक जगह पे उसने अपने फैमिली के एक मेम्बर को बिठा दिया। अब नेपोलियन जो था वो अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझता था। He introduced many laws such as the protection of private property and the uniform system of weights and measures, यानी उसने बहुत सारे laws उसने इंट्रोड्यूस करवाए। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, और बहुत सारे लोग ऐसा समझते थे कि नेपोलियन वो इंसान है जो कि हमें आज़ादी दिलवाएगा। पर जल्द ही नेपोलियन की सबको पता चल गया कि नेपोलियन यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि नेपोलियन की जो आर्मी थी वो सबको जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ कड़ा व्यवहार करती थी, और लास्ट में वाटरलू नाम की जगह पे उसको हरा दिया गया 1815 में। इसका मतलब सिर्फ 11 ईयर्स उसने राज किया। Many of these measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. यानी जो सब कुछ घटना हुई इसका सभी लोगों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। अब हम कंक्लूज़न देखते हैं। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया था यही फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस था। ये सिर्फ फ्रांस में नहीं, जब फ्रांस में क्रांति आ गई तो ठीक उसके बाद यूरोप के सभी हिस्सों में भी आने लगी। फ्यूडल सिस्टम वेयर अबॉलिश, यानी जो फ्यूडल सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। कोलोनाइज्ड पीपल्स रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट, यानी लोग जो थे, जो भी कोलोनाइज लोग थे, उन सब ने आइडिया ऑफ फ्रीडम पे रीवर्क किया, फिर से काम किया। और जो टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय थे जो कि इंडिया में थे, उन पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। सो ये था आज का वीडियो। विश यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।